हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अल्टीट्यूड आईएएस के तहत बीपीएससी के लिए बीपीएससी पीटी फायर बैच ला रहे हैं, जो आपको 60 डेज के अंतर्गत ही बीपीएससी की तैयारी करवाएगा। आपको इस प्रोग्राम के तहत 60 डेज वर्क करने हैं और इस 60 डेज में आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है। पहले आप ये समझ लीजिए कि फायर नाम देख करके थोड़ी हंसी भी आती होगी। इसका कुछ मतलब है कि फ्री इंटीग्रेटेड रिवीजन बैच। ये एक्चुअली बैच फ्री है और हमने ये प्रोग्राम पहले हमारा ये प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाला था वो फ्री नहीं रखा था, लेकिन हमने सोचा कि बीपीएससी पीटी का चूंकि समय कम है, हम कम ही समय दे रहे हैं और उसी समय में रिवीजन करवा रहे हैं। ये प्रोग्राम टीचिंग का नहीं है, इसीलिए हमने इसको फ्री रखा है। इसीलिए इसका नाम रखा है बीपीएससी पीटी फायर बैच, मीन्स फ्री इंटीग्रेटेड रिवीजन बैच फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स 2024। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। हमने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत होगी वो आपको 2400 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 40 क्वेश्चन पर डे, 40 क्वेश्चन पर डे इनटू 60 डेज तक, ताकि आपका जो कंप्लीट प्रोग्राम है, कंप्लीट जो आप कह सकते हो सिलेबस है, उसका रिवीजन हो सके बेहतर तरीके से 60 डेज के अंदर। ये बीपीएससी चैलेंज है, वास्ट सिलेबस, कंपटीशन हाई, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नीडेड मार्क्स, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। एक शॉर्ट है, न्यू एरा में नेगेटिव मार्किंग आ गया, मेनी क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो उसको रॉन्ग माना जाएगा। सिलेक्शन फॉर मेंस होगा 10 टाइम्स, ये आपको पहले से पता होगा। बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। मोर कंप्रीहेंसिव पैटर्न हो गया है, लेकिन सिलेबस में, क्वेश्चन पेपर में और नंबर ऑफ क्वेश्चन और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपको 60 डेज तक इंजेक्शन दिए जाएंगे। इंजेक्शन किसी बीमारी का नहीं, बल्कि इंजेक्शन आपको कंटेंट का दिया जाएगा और इस 60 डेज के प्रोग्राम में आप सारी चीज़ों को समझ लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया 40 क्वेश्चन पर डे, जो 2400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें सारे टॉपिक कवर्ड होंगे और ये बाइलिंगुअल क्लास चलेगा। हिस्ट्री शेड्यूल आप देख लेंगे, हम इसका पीपीटी फॉर्म आपको अवेलेबल करा देंगे, सारा शेड्यूल कैसा रहेगा ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। रिवीजन, जब आपका 55 दिन का क्लास पूरा हो जाएगा तो हम 5 दिन का रिवीजन बैच भी लगाएंगे इसके तहत। बेनिफिट, आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा प्रिपरेशन के लिए 60 डेज के अंतर्गत। कंप्रीहेंसिव इसका कवरेज पूरा रहेगा। मीडियम बाइलिंगुअल, डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाएगा। जो हम यहाँ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे वो तो करेंगे ही, इसके अलावा आपको ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा ताकि आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकें बेहतर तरीके से। एडेप्टेबिलिटी रहेगी इस प्रोसेस में, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसका आंसर्स भी करने की कोशिश करेंगे, फिर आप आगे इसको एनालिसिस को देखेंगे। इस माध्यम से हम बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको डिमिस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सके। सो हम लोग अब देखते हैं जो हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और जो हमने आपको वादा किया है कि 60 डेज के अंतर्गत आपको संपूर्ण सिलेबस का हम कवरेज करवाएंगे प्रीलिम्स क्वेश्चन के माध्यम से, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप तैयार हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, ताकि ये जो बैच चलेगा ना फायर, ये वास्तव में आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस आपको इन्फॉर्मेशंस दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चंस के मार्क्स आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप आंसर्स देखेंगे और जब आंसर्स देखेंगे तब आप इन चीज़ों को कंप्रीहेंसिव स्टडी कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला हिस्ट्री का टॉपिक होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा रोल निभाता है
बीपीएससी के प्रीलिम्स में, अदर एग्जाम के भी प्रीलिम्स और मेंस में भी, लेकिन बीपीएससी में कुछ खास रोल निभाता है। इसमें प्री हिस्टोरिक इंडिया से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रागैतिहासिक भारत का जो प्री हिस्ट्री है ऑफ इंडिया, उससे संबंधित क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक भारत में खानाबदोश जीवन से अस्थाई कृषि, खानाबदोश से ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन में जो शब्दावलियां है ना उस शब्दावलियों को ध्यान से देखें, वही शब्दावलियों से आपके आंसर्स निकलने वाले हैं। सो हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक भारत में खानाबदोश जीवन, मतलब ऐसा जीवन जहां लोग स्थिर होकर के नहीं रहते थे, इससे अस्थाई कृषि समुदाय की ओर जो लोग बढ़ते हैं, सो किस काल में ये चीजें दर्शाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। देखिए आप जो वीडियो देखेंगे ना तो मैं आपसे उम्मीद ये करूंगा कि जब क्वेश्चंस आए, चूंकि हमें फास्ट करना होगा कवरेज, तो जब क्वेश्चंस आए ना तो आप थोड़ा सा पॉज ले लें, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का, और 5 सेकंड को पॉज लेने के बाद जब आपको लग जाए कि ये आंसर है ना, उसके बाद आप टिक करो और आगे बढ़ो। और आप अपने पास पेन और पेंसिल लेके बैठो। पेन लेकर के अगर आप बैठोगे तो आप अपने कॉपी में, नोटबुक में क्या करोगे, टिक लगा सकोगे या फिर ABCD ऑप्शंस लिख सकोगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। सो इसका ऑप्शन का आंसर क्या है, खानाबदोश जीवन से अस्थाई कृषि समुदाय की ओर, तो ये हमारा आंसर है नव पाषाण युग, यानी नियोलिथिक युग। नियोलिथिक एज में जो लोग थे अस्थाई जीवन की ओर जाने लगे कृषि के माध्यम से, क्योंकि यही ये काल था। देखिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, मैंने सारे ऑप्शंस के डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। आज पहला दिन है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आंसर की डिटेलिंग है वो मैं आपको बता सकूं और 1 से 1.5 घंटे के अंदर लेक्चर को कंप्लीट कर सकूं। अगर हमारे पास समय बचता है तो हम ऑप्शंस के सारे डिटेल्स की एनालिसिस करेंगे, सारों पे बात करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा फॉरवर्ड चलेंगे, फास्ट चलेंगे ताकि आप देख सके। और ये हम आपको PDF में फॉर्म में अवेलेबल करा देंगे ताकि आप इसको आराम से पढ़ सकें। सो हम लोग चलते हैं सीधा, हमारा जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। ये नवपाषाण काल की जो शुरुआत होती है अस्थाई कृषि समुदायों के साथ इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया था, पशुपालना शुरू कर दिया था, अस्थाई बस्तियों का विकास करना। देखिए होता क्या है ना कि जैसे आप कृषि करोगे ना तो वहाँ कृषि में आप खाद दे रहे हो, बीज दे रहे हो, सारी चीज़ें देने के लिए वहाँ पे आपको अस्थाई रूप से रहने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ जानवरों से सुरक्षा करने के लिए भी आपको वहाँ पे आसपास रहना पड़ता है। देखिए आज के समय में भी क्या होता है कि जब आप देखते होंगे कि लोग वहाँ क्या करते हैं ना, जहाँ खेत होते हैं ना, जो फसल रहती है उसकी रक्षा के लिए रात में भी वहाँ रहते हैं। सो अस्थाई रूप से लोगों को वहाँ रहना पड़ता है। और इस क्रम में लोगों ने क्या किया, नए नए औजार बनाने लगे और मिट्टी के बर्तनों का भी विकास करने लगे, जिस कारण से वो एक जगह अस्थाई रूप से रह भी सके। और अस्थाई रूप से रहने के बाद जब बर्तन उनके पास रहेगा तब उसमें वो स्टोर कर सकेंगे ताकि वो आगे खा सके। सो आवर सेकेंड क्वेश्चन, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सारे जितने भी जानकारी जो आप कह सकते हो कि इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने दे दिए हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन से हम उम्मीद करते हैं कि आप पेन पेपर लेकर के ऑप्शन को मार्क करेंगे और फिर थोड़ा सा वेट करके आप फिर से आगे देखेंगे ताकि आप अच्छे से कंप्रीहेंसिव तरीके से इसकी तैयारी कर सके। सो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म उपकरण यानी छोटे छोटे उपकरणों के उपयोग और शिकार संग्रह से पशुपालन और मछली पकड़ने के संक्रमण, ये ध्यान रखिएगा संक्रमण काल से कौन सा युग जुड़ा हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा जो पुरा पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, इसके मध्य संक्रमण का काल आता है मध्य पाषाण काल। तो हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरा पाषाण काल में आप देखेंगे लोगों ने पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग किया, शिकार और संग्रह पर ध्यान दिया और इस दौरान मछली पकड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में आते हैं ना तो इस काल में सूक्ष्म उपकरण का उपयोग होने लगा था और छोटे और बारीक काम किए जाने लगे थे। छोटे छोटे उपकरणों से, पत्थरों के उपकरणों से अब लोग शिकार के साथ साथ
पशुपालन, मछली पालन वगैरह भी शुरू कर दिए थे, जो हमारे संक्रमण काल को दर्शाता है। नवपाषाण काल के भी हम बातचीत कर चुके हैं। अस्थायी कृषि और पॉलिशदार उपकरणों के प्रयोग होने लगे थे। ताम्रपाषाण काल उससे आगे का काल है। हम जैसे जैसे हमारे काल आएंगे ना, जिस टाइम पीरियड में रहेगा उसकी हम थोड़ी सी विशेष चर्चा अवश्य करेंगे। ताम्रपाषाण काल में तांबे और पत्थरों का प्रयोग हो रहा था और इस अवधि में लोग शिकार और संग्रह, पशुपालन, मछली पकड़ने के अलावा जो धातु के उपकरण हैं उनका उपयोग करने लगे थे। धातु कर्म का भी विकास होने लगा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में जानवरों को पालतू बनाने का सबसे पुराने प्रमाण किस स्थल पर प्राप्त होता है? मेहरगढ़ में कुत्तों के साथ लोगों के प्रमाण मिले हैं, तो एक सस्पिशन आता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ वो पहला जगह है, सबसे पुराना स्थल है जहाँ हमें जानवरों को पालतू बनाने के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ में। मेहरगढ़ का जो संबंध है वो नवपाषाण काल से है और यहाँ पे कृषि प्रथा के विषय में आपको जानकारी मिल जाती है। मवेशी पालन, भेड़ पालन वगैरह की जानकारी मिल जाती है। आदमगढ़ के बारे में जानिए। ये आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ जानवरों को पालतू बनाए जाने के लिए सबसे पुराने साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। नवपाषाण काल में हम बात कर चुके हैं कृषि और अस्थायी समुदाय के बारे में। अब हम ताम्रपाषाण काल के बारे में बात कर चुके हैं, जो धातु से संबंधित है, विशेष करके तांबे के शुरुआत हुई थी उपयोग की, इस कारण से इसे हम ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भारत में धातु उपकरणों के पहले उपयोग से कौन सा युग जुड़ा हुआ है, यानी कि धातु उपकरणों से सबसे पहला युग कौन सा है, जिसे हम कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल है, धातु के उपकरण व्यापक मात्रा में होने लगे थे। तांबे धातु का प्रयोग यहां पे होने लगा था। समझ लीजिए थोड़ा सा ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल में तांबे के युग के बारे में आप इसे ताम्रपाषाण काल यानी तांबा और पत्थर दोनों को आप लोग जोड़ करके ताम्रपाषाणी से समझ सकते हैं। पत्थर के उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण देखे गए थे और ये महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति आप देख सकते हैं, इस कारण से ही इसे ताम्रपाषाण काल के रूप में जाना गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में विशाल पत्थर संस्कृति यानी कि मेगालिथ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रथा से जुड़ी हुई है? तो मेगालिथ अगर आपने पढ़ा होगा तो बड़े बड़े पत्थरों की संरचना से किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन इज मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, बड़े पत्थरों की संरचना का निर्माण, लेख का विकास, घोड़ों को पालतू बनाने का विकास। तो बड़े बड़े पत्थर, ये सिंपल सी बात है। मेगालिथ इंग्लिश में अगर आप इसे देखें तो मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथ जो है पत्थर से जुड़ा हुआ है। तो बड़े बड़े पत्थरों की संरचनाओं का निर्माण खास करके मेगालिथ की कब्रें बनाई जाती थी। हमारे पास ऑप्शन है बड़े बड़े पत्थरों की संरचना का निर्माण। आप देख लीजिए यहाँ पे इस समय में इस काल की जो सांस्कृतिक विशेषता, बड़े बड़े पत्थर, हमने बात की थी दफनाने वाले स्मारकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था और बड़ा पत्थर होने के कारण इसे मेगालिथ कहा जाता है। इसमें विशिष्ट दफन और औपचारिक प्रथाओं को यह दर्शाती है। लेखन का विकास नहीं है इससे जुड़ा हुआ, घोड़ों को पालतू बनाने का भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल की विशेषता सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग? ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग। आपके ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो जो मध्यपाषाण काल है इसमें आपको छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ था। यही कारण है कि ये शुरू तो हुआ मध्यपाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर, लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो उसका ज़्यादा विस्तृत प्रयोग होने लगा और लोग अस्थायी जीवन की ओर जाने लगे। इसीलिए मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल के रूप में भी जाना जाता है। मध्यपाषाण काल, मध्य युग, मध्यपाषाण युग सूक्ष्म उपकरणों के उपयोग की विशेषता है। छोटे बारीक बना पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा था।
शिकार और इकट्ठा करने के साथ साथ कृषि के प्रारंभिक प्रयास किए गए थे इस काल में। नवपाषाण काल आपको पता ही है, कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, और ताम्रपाषाण काल तांबे के उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल मुख्य रूप से किस प्रकार के मृदभांडों से जुड़ा है? तो ताम्रपाषाण काल जो है वो हमारा लाल और काले मृदभांडों से जुड़ा हुआ है। सो ऑप्शन इज 1, लाल और काले मृदभांड। ताम्रपाषाण काल लाल और काले मृदभांडों से जुड़ा हुआ है। ताम्रपाषाण काल लाल और काले मृदभांड के लिए जाना जाता है, जो चाक पर बनाए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, चाक आप भी गांव में आप देखते होंगे, ये गोल गोल नाचता रहता है और इस पे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। यह मृदभांड ताम्रपाषाण बस्तियों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कृति का सूचक रहा है। जो अन्य हैं वो हम जब ऑप्शंस आएंगे तब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे पहला नवपाषाण बस्ती कहाँ स्थित है? ज्ञात सबसे पहला नवपाषाण बस्ती, नवपाषाण काल की बस्ती कहाँ पे है? तो ये आपसे पहले का है मेहरगढ़, जो है जो नवपाषाण काली जो सबसे पुरानी बस्ती है उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। बुर्जहोम आपका जो है नवपाषाण काल की बस्ती है, लेकिन वो बाद की बस्ती है, मेहरगढ़ के बाद की बस्ती है। मेहरगढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या सबसे पुरानी नवपाषाण कालीन बस्ती पता है? यह कृषि और पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करती है। 7000 ईसा पूर्व की यह बस्ती मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस काल की विशेषता सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का है? ये हमने पहले भी देख लिया है, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन मध्य पाषाणियों का। नेक्स्ट इज ताम्रपाषाण काल मुख्य रूप से किस प्रकार के मृदभांड? ये भी क्वेश्चन शायद हमने देख लिया है, लाल और काले मृदभांड। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे पहला नवपाषाण कालीन बस्ती, ये भी हमारा मेहरगढ़ है, ये भी हो चुका है। कितने क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं? कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण में कलशों के उपयोग, कलश भर के जो लोग ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उसमें दफनाने की प्रथा से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बुर्ज होम है वो कलश में दफनाने के जो है सबसे पुराने प्रमाण प्रदान करते हैं। बुर्ज होम दफनाने की प्रथाओं जिसमें कलश दफन शामिल है, प्रमाण प्रदान करते हैं। यह स्थल अपने अनूठे दफनाने की रीति रिवाज के लिए उल्लेखनीय है। कभी कभी मानव और पशु अवशेषों को भी कलशों में रखा जाता था। नेक्स्ट इज, दक्षिण भारत में मेघालय संस्कृति को अन्य प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से क्या अलग करता है? सो दक्षिण भारत में मेगालिथ का जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा या स्थल देखने को मिलेंगे वो दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। और दक्षिण भारत में जो मेगालिथ संस्कृति है उस संस्कृति के बाद ही वहाँ पे बड़ी सभ्यताओं का विकास देखने को मिलता है। सो ये जो हमारा ऑप्शन है आप देख लीजिए, ये हमारा ऑप्शन होगा पत्थर के घिरे गड्ढे में दफनाया जाना। पत्थर के घेरे से घिरे गड्ढे में दफनाया जाना, ये उस काल की जो है सबसे विशिष्ट परंपरा थी। ये हम पहले भी एक्चुअली देख चुके हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था जिसे हम पीट बरियल भी कहते हैं, पत्थर के घेरे में घिरे गड्ढों में दफनाना। सो इसको आप देखेंगे, दक्षिण भारत में मेगालिथ संस्कृति की विशेषता पत्थर के घिरे से घिरे गड्ढे में दफनाना है। यह मेगालिथ संरचनाओं में अक्सर दफनाने की वस्तुएं होती थी और इस संस्कृति की एक मुख्य विशेषता भी ये थी, दफनाने की बेहतर परंपरा एक्चुअली में।
अब हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आप कह सकते हो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण के, इसके बहुत ही सीमित मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ मात्रा में क्वेश्चंस जो आते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से निकल के आते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली सभ्यता से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सो रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निर्धारित सबसे स्वीकार्य समय अवधि सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए क्या है, तो यह हो जाएगा आपका 2350 से बी ऑप्शन 1750 ईस्वी तक। जो अभी तक जो डेटा निकला है उसके हिसाब से 2350 से 1750 ईसा पूर्व समझिए। ईसा मतलब ईसाई का जन्म से पूर्व और बाद। तो ईसाई का जन्म को अगर हम 0 मान लें तो ईसा पूर्व अगर आप देखेंगे तो जितना पीछे जाएंगे ना उतना ये बढ़ता हुआ रहेगा। हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो, और इधर राइट हैंड में आएंगे तो ये बढ़ेगा, यानी कि ईसा के बाद राइट हैंड में बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड में घटेगा, लेकिन ईसा से पहले लेफ्ट हैंड में बढ़ेगा और राइट हैंड में घटेगा। तो जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसके हिसाब से जो सबसे बेहतर समय अवधि माना जाता है, स्वीकार्य समय अवधि, वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के रूप में माना जाता है। अब 1924 में किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी की सभ्यता में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो ये हमारा जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल साहब हैं, ऑप्शन डी, जिन्होंने एक नई सभ्यता की खोज की थी। अगला हम 1 मिनट इस ऑप्शन को डिस्कस कर लें। ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। जॉन मार्शल 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी और ये सबसे प्राचीन सभ्यता के पहचान करने और प्रचारित करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। हालांकि दूसरे लोगों ने भी इसमें योगदान दिया था, लेकिन चूंकि जॉन मार्शल क्या थे उस समय में महानिदेशक थे, इसीलिए इसे इनका योगदान माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रारंभिक हड़प्पा स्थल हाकड़ा चरण से जुड़ा हुआ? हाकड़ा होगा एक्चुअली, हाकड़ा गलत लिखा गया है, हाकड़ा चरण से जुड़ा है और घग्गर हाकड़ा नदी घाटी में स्थित है। तो ये हमारा जो है कालीबंगा जो स्थल है वो घग्गर हाकड़ा स्थल से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है जो हड़प्पा चरण से संबंधित है और घग्गर हाकड़ा नदी घाटी में स्थित है। इस स्थल पर प्रारंभिक हड़प्पाई संरचना और कलाकृतियों के प्रमाण भी मिलते हैं। अदर ऑप्शंस हैं, जब आएंगे तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप ये एक जानकारी जो लोथल के विषय में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। लोथल गुजरात में स्थित है और अपने गोदी डॉकयार्ड, जहाँ जो पोर्ट हम कह सकते हैं जलीय पोर्ट, उसी को गोदी कहा जाता है। हड़प्पा के लोगों की लिपि में कितने संकेत होते थे? हालांकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन हो गया, 400 से 500 संकेतों की बात की जाती है। कौन सा शहर किले के बिना था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जो चहुदरो नाम का स्थल है वो उसमें किला नहीं किया गया था। चहुदरों के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कीजिए। एकमात्र प्रमुख शहर था जहां किला नहीं था और यह माना जाता था कि यह शिल्प उत्पादन का केंद्र है। ये महत्वपूर्ण है। शिल्प उत्पादन जो है मोतियों वगैरह के माला वगैरह भी चहुदरों में प्राप्त हुए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। हड़प्पा जो है एक किला था वहाँ पे और शहर के भीतर ये किलाबंद क्षेत्र था। मोहनजोदड़ो को देखें तो ये भी केंद्रीय किलाबंदी क्षेत्र के रूप में स्थित था। कालीबंगा भी महत्वपूर्ण संरचना वाला किला था वहाँ पे। अग्नि वेदिका भी आपको कालीबंगा में देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापार करते थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको होना चाहिए। सिंधु घाटी के लोग मूल रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार
करते थे। जब भी आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता अगर आएगी तो मेसोपोटामिया सभ्यता जरूर आती है। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापक व्यापार करते थे, इसके प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु घाटी स्थलों में पाए गए हैं क्या मेसोपोटामियाई वस्तु पाई गई, और मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की मोहरें पाई गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। ये उद्योग आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था सिंधु घाटी के लोगों का वो था कृषि। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि व्यापार बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है व्यापार करते थे, लेकिन कृषि सबसे मूलभूत चीज़ होती है किसी भी क्षेत्र में। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो व्यापार कहाँ से होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर होने से लोगों को भोजन मिलता है, और जब लोगों को भोजन मिलता है ना उसके बाद ही कोई और काम लोग कर पाते हैं। नहीं तो लोग खाना के तैयारी मतलब भोजन उत्पादन में समय बिताएंगे। अगर समय मिलेगा तो जा करके वो और काम करेंगे। अगर आपको भोजन ना मिले तो सबसे पहले आप काम करेंगे, भोजन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे, उसके बाद कोई और काम करेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एग्रीकल्चर है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य जो महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग एग्रीकल्चर, गेहूं, जौ, अन्य फसल की खेती वो करते थे। अर्थव्यवस्था का आधार क्या थी, कृषि थी। कौन सा सिंधु घाटी स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको पता होगा, आपको बताया गया होगा। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल के बारे में जानिए। रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी के प्रमुख शहरों में से एक था, और ये जो है महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करते हैं। अब ये हड़प्पा नाम जो पड़ा है ना, एक्चुअली सबसे पहले ये क्षेत्र खुदाई में मिला था, हड़प्पाई क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो बंदरगाह की बात आएगी लोथल, जहाँ पे क्या होता था, ट्रेड के लिए जहाज़ों में भर के सामान मेसोपोटामिया मुख्य रूप से जाया करते थे। अगला हमारा, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की पहचान किसने की थी, तो सबसे पहले जो हड़प्पाई स्थल है उनकी पहचान दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी जो है उन्होंने हड़प्पाई स्थल को खोजा था, उनकी खुदाई की थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण खोजों की शुरुआत यहीं से हुई थी 1921 के तहत। जो जॉन मार्शल की हमने बात की थी, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी, लेकिन हड़प्पाई जो स्थल है वो सबसे पहले जो खोजने के लिए मिला था जिनको, वो दयाराम साहनी जी थे। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, आपको पता ही होगा, शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण माना भी जाता है, आपके दिमाग में भी ये चीज़ होगा कि उन्नत शहर नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी, जो ग्रिड पैटर्न पे आधारित थी। ग्रिड का मतलब होता है, आप ये समझ लिए, एक जाली नुमा संरचना, सड़कों का जाल, मकानों का जाल इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो एक ग्रिड के रूप में दिखाई देता है। परिष्कृत जल निकासी प्रणाली और एक रूप भवन मानक, ये सब आपको हड़प्पा में देखने को मिल जाते हैं। इसे शहरी नियोजन कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने गोदी के लिए जाना जाता है, अभी आपने देखा जो लोथल है वो गोदी के लिए यानी कि डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉकयार्ड का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और यही कारण है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है जो गुजरात में स्थित है, व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्व रखता है। सिंधु घाटी की मोहरें आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाई जाती थी, तो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, एस्टीटाइट लिखा हुआ है, स्टेलेक्टाइट नाम का जो वस्तु है उससे वहाँ की मोहरें बनाई जाती थी। ये स्टेलेक्टाइट आप पढ़िएगा यहाँ पे इंग्लिश में। नरम पत्थर होता था और आसानी से तराशा जा सकता था, और यही कारण है कि आसानी से तराशे जाने के कारण मोहर, क्योंकि मोहर जो होता है ना थोड़ा सा
अगर सॉफ्ट रहता है ना तो उसको किसी भी चीज़ पे लगाना आसान होता है। और इसमें आपको जानवर और सिंधु लिपि के अभिलेख आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल नहीं थी? प्रमुख फसल नहीं थी, तो जो फसल थी उसको हटा करके रेस्ट जो बच जाएगा वो, तो गेहूं आपको पता ही है प्रमुख थी, जौ प्रमुख थी, कपास प्रमुख थी, लेकिन जो चावल है वो चावल वहाँ के फसल मुख्य रूप से इसके जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं होते चावल के। चावल सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल नहीं थी। गेहूं, जौ, कपास आदि शामिल थे। इन्हें व्यापक रूप से उगाया जाता था। चावल की खेती भारतीय इतिहास बाद के कालों में प्रमुख हो गई थी। सिंधु घाटी में इसका प्रयोग व्यापक नहीं था। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आप मोहनजोदड़ो की जब बात करते हैं तो वहाँ पे स्नानागार की बात होती है, ग्रेट बाथ की बात होती है। तो इसका जो मुख्य माना जाता है अभी तक, उसको हम लोग धार्मिक और औपचारिक उद्देश्य इसका महत्वपूर्ण मानते हैं कि लोग पूजा पाठ जब भी करने जाते थे तो उन जगह पे जा करके स्नान करते थे। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार धार्मिक और औपचारिक उद्देश्यों के लिए इसका महत्व था। इसका डिजाइन और निर्माण यह सुझाव देता है कि यह केवल उपयोगितावादी उद्देश्यों के लिए नहीं था, बल्कि इसका महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व था। सो हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख क्वेश्चन है वो हमने देखा है। इसके डिटेल्ड एनालिसिस आपको जो मिलेगा उसको आप आराम से बैठ करके पढ़ेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। अब हम लोग वैदिक एज में आते हैं। वैदिक काल के तहत हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आर्यन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? आर्य शब्द का सबसे जो प्राथमिक आप कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ था वो होता था कुलीन, नोबल जिसे हम लोग कहते हैं। हालांकि इसमें इमिनेंट दिया हुआ है, लेकिन जो कुलीन होगा या इसको प्रमुख, हिंदी में इसका थोड़ा सा गड़बड़ है, इमिनेंट हम लोग इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, इमिनेंट प्रमुख। आर्यन शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रमुख या कुलीन होता था। देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। इसका उपयोग एक ऐसी जाति दर्शाने के लिए किया जाता था जो श्रेष्ठ माना जाता था। तो आर्य का जो मूल मतलब है वो श्रेष्ठ, कुलीन आप कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित स्रोतों को शामिल करता है? तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपको 10 मंडलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, 10 मंडलों में व्यवस्थित है और इसका 1028 स्रोत इसके अंतर्गत हैं। ये जब भी आप स्टडी करते होंगे इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती होंगी। कौन सा ग्रंथ वेदों के स्रोतों की व्याख्या करता है और वैदिक काल के वैज्ञानिक ज्ञान को प्रदान करता है? तो जो ब्राह्मण साहित्य है वो ब्राह्मण साहित्य क्या करता है? वेदों की व्याख्या करता है। देखो, जब वेद ज़्यादातर लोग आसानी से पढ़ के समझ नहीं पा रहे थे तो ऐसे में कुछ साहित्य लिखी गई उसकी व्याख्या के रूप में, और वेदों की जो व्याख्या है उसके लिए जो साहित्य लिखी गई उसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण वेदों के स्रोतों की व्याख्या करने वाला गद्य ग्रंथ है। यह वैज्ञानिक ज्ञान जैसे कि अवलोकनात्मक, खगोलशास्त्र और वेदी निर्माण भी प्रदान करता है। अगला हमारा, वर्ण शब्द ऋग्वेद समाज के संदर्भ में किसे संदर्भित करता है? तो वर्ण क्या होता था? तो वर्ण जो है ऋग्वेद समाज में रंग होता था। यह कोई जाति नहीं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके का कोई चीज़ नहीं हुआ करता था। ऋग्वैदिक समाज में वर्ण मूलतः रंग से संदर्भित था, कोई सामाजिक विभाजन जो विभिन्न उस समय में जो रंग था, वो जो लोग थे वो जो रंग से गोरे होते थे और यहाँ के जो स्थानीय समुदाय थे थोड़ा काले वर्ण के, काले कलर के होते थे। तो वर्ण का जो संबंध है वो ऋग्वेद काल में रंग से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा, कौन सा वेद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच संकलित किया गया और बलिदानों के प्रदर्शन की प्रक्रिया, यानी कि बलिदान के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में किस वेद में हमें जानकारी मिलती है? तो ये है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान कैसे दिया जाता है, बलिदान क्यों दिया जाता है, इस बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है।
सो यजुर्वेद जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच संकलित हुआ था, बलिदानों के प्रदर्शन के लिए प्रक्रिया और अनुष्ठानों से संबंधित, यानी बलिदान दिया जाना है तो कैसे दिया जाना है, पूरा ऊपर से गर्दन काटना है कि थोड़ा नीचे से काटना है, कैसे बलिदान देना है और किन किन चीज़ों का बलिदान देना है, इन सारे विषयों की जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। कौन सा ग्रंथ बलिदान, शारीरिक और शरीर और ब्रह्मांड के बारे में दार्शनिक विचारों को संकलित करता है? तो जो दार्शनिक विचार हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दार्शनिक विचार जो है वो आपको उपनिषद से देखने को मिल जाता है। उपनिषद में दार्शनिक विचारों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो जो उपनिषद है उसमें दार्शनिक विचारों को शामिल किया जाता है, जिसमें आत्मा और ब्रह्म की अवधारणाओं की व्याख्या की गई है। अगला हमारा ऋग्वैदिक आर्यों के लिए धन का मुख्य रूप क्या था? तो आपको पता ही होगा कि ऋग्वैदिक आर्य के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था पशु। पशु यानी गौ और पशु, मतलब आप अदर पशु भी ले सकते हैं, घोड़े भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं आर्यों के लिए महत्वपूर्ण था धन, वो क्या था? पशु था। और कई युद्ध जो है पशु के लिए होते थे। ऋग्वैदिक समाज में राजन की भूमिका क्या थी? सो ऋग्वैदिक समाज में राजा निरंकुश नहीं होता था, बल्कि संरक्षक होता था। उनकी जो टीम थी वो टीम का एक सुपर मेंबर होता था जो अन्य लोगों की रक्षा करता था। तो जनजातीय समाज का संरक्षक होता था ऋग्वैदिक समाज का कौन? राजा। अभी राजा वाली वैसी अवधारणा प्रारंभ नहीं हुई थी, हालांकि शब्द अवश्य आ गए थे। जो राजा जो था जनजातियों के संरक्षण माना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, पहले आ गया पशु की रक्षा, युद्ध लड़ने और प्रार्थना करने के लिए जिम्मेदार होता था। तो राजा का काम होता था लोगों की रक्षा, पशु की रक्षा करना। मोहन जोदाड़ो में ग्रेटवाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? हम पहले भी इसको देख चुके हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया है। ये अनुष्ठानिक शुद्धता से संबंधित है, हमने पहले भी बात की थी इस विषय में। अगला हमारा 4 वेदों में से कौन सा वेद अंतिम रूप से संकलित किया गया था? तो आपको याद ही होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है सबसे अंत में संकलित किया गया है। अथर्ववेद 4 सबसे अंतिम था और लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में इसे संकलित किया गया था। ऋग्वेद सबसे पहले है और सामवेद उसके बाद होगा, अथर्ववेद से पहले। यजुर्वेद जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में संकलित, लेकिन अथर्ववेद से पहले था। यानी कि सबसे पहले आप 2 चीज़ मान लें, तो सबसे पहले ऋग्वेद और सबसे बाद में अथर्ववेद। अगला हमारा ऋग्वैदिक समाज में युद्ध का प्रमुख कारण, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो जो पशुओं की चोरी होती थी सबसे प्रमुख होता था, क्योंकि इस समय में कृषि नहीं होती थी कि लोग फसल इकट्ठा करके रख सके। तो पशु जो थे, पशु ही प्रमुख धन होते थे और पशु के कारण ही सारे संघर्ष होते थे। पशु चोरी देख लीजिए, ऋग्वेद समाज में युद्ध अक्सर पशु चोरी और पशुओं के विवादों के कारण होते थे जो अत्यधिक मूल्यवान होते थे। अगला हमारा आश्रम शब्द बाद के वैदिक काल में किसे सूचित करता था? यानी कि बाद के मतलब होता है लेटर वैदिक, यानी उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम है वो जीवन के चरण, कौन कौन सा आश्रम है? जीवन के चरण आश्रम हैं। आश्रम शब्द 4 स्टेजेस से बने हुए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य यानी छात्र जीवन, गृहस्थ यानी कि गृहस्थ जिसमें शादी विवाह और घर में काम करना सारा, वानप्रस्थ यानी कि अब निकलिए, आपका टाइम हो गया घर से बाहर निकलने का, और संन्यास यानी कि अंतिम तपस्वी का जीवन। कौन सा ग्रंथ वेदों के उच्चारण की प्रक्रिया का वर्णन करता है? इसमें ध्वनि विज्ञान, व्याकरण और ज्योतिष को शामिल करता है। तो ये जो वेदांग है, जिसे हम वेदों का अंग भी कहते हैं, ये ध्वनि विज्ञान, व्याकरण और ज्योतिष को शामिल करता है। और जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, उसके उच्चारण की प्रक्रिया का वो क्या करता है? वर्णन करता है।
वेदांग सही उच्चारण के लिए ध्वनि विज्ञान, व्याकरण और ज्योतिष आदि विषयों को शामिल करता है। बाद के वैदिक यानी लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान और बलिदानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता था? तो जो धार्मिक पुण्य हैं, पुण्य कमाने के लिए, रिलीजियस मेरिट्स, धार्मिक पुण्य के लिए बलिदान दिए जाते थे। तो अनुष्ठानिक बलिदान मुख्यतः धार्मिक पुण्य और देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए दिए जाते थे। कौन सा वेद गानों और संगीतात्मक नोटेशन से संबंधित है? तो गाना किससे संबंधित है? तो साम वेद जो है गानों से संबंधित है। साम वेद में कैसे गाया जाए, क्या क्या गीतें होती हैं, इन सारे विषयों की जानकारी दी गई है। संगीतात्मक नोटेशन पवित्र गीतों के प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। और इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास है वो ख़त्म होता है और हम इसको आज रिव्यू करेंगे। आप भी इसको रिव्यू करें। जो भी जरूरत संशोधन होगा वो हम अवश्य करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपके सामने लाइव आया जाए। लाइव जब आएंगे तो इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लासेस फायर की तरह ही चलती है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।